हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उससे पहले हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था कि कैसे जो फ्रेमवर्क हुआ था, तैयार हुआ था और कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा बनाया गया था। तो उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा लेक्चर उसमें रह गया था, कट गया था। तो जितना वहाँ पे हुआ था हमने उतना आपके पास अपलोड कर दिया था। तो हमने उसको पहले एक बार थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, उसको पहले एक बार कंप्लीट कर देते जो उसमें फैक्ट वगैरह का आधार रह चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक मैं क्या है इसको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आज का जो कल का टॉपिक जो बच गया था पिछला, उसको थोड़ा सा एक बार पूरा कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और आज से वो क्या है शाम से वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बारे में भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे उसको आपको फॉर्म को भरना है और फुल डिटेल आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टोटल 2473 इन्होंने क्या कर लिए थे, जो टोटल आउट ऑफ 7635 टोटल क्या आए थे, रिकमेंडेशन आए थे। इन्होंने 5-8 महीने का टाइम दिया था जनता को कि आप क्या कीजिए, जो मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना दिया है, अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ सजेशन देने हैं तो आप दे सकते हैं। तो टोटल सजेशन हमारे कितने आए थे, 7635 सजेशन आए थे हमारे। और उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने कितने वहाँ पे अपने मान लिए थे और उनको अमेंड करके, उनका संशोधन करके, उनमें कुछ चेंजेस करके अपने हिसाब से भी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो फिट बैठ सकते हैं, तो उन सुझाव को क्या है मान लिया था और ऐड कर लिया था। इनको ऐड करने के बाद जो परमानेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो बनकर तैयार हुआ था। वो हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कब बनकर हमारा तैयार हो गया था, 1949 में 26 नवंबर को, 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको संविधान को सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसमें इसको लागू कर दिया। पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था क्योंकि जो हमारा 26 इन्होंने क्या किया कि हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, 26 जनवरी 1950 तक, यानी 2 महीने का इन्होंने वेट किया। क्यों किया वेट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मतलब 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने क्या है स्वराज दिवस मनाया था। यानी एक तरह से इंडिपेंडेंस डे इन्होंने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए, उसके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और इसलिए क्या है, इसलिए 26 नवंबर को इन्होंने इसको संविधान को देश में लागू नहीं किया था। इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसको सिर्फ 26 नवंबर 1949 को कहा गया था, उसने जो संविधान सभा है, संविधान सभा में इसने इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। वहां पे इनके साइन हो गए थे। टोटल 289 मेंबर्स के साइन हुए थे इस पे। तो 289 मेंबर्स ने इस पे साइन किए थे। संविधान सभा जो संविधान है हमारा, उसके ऊपर साइन आप देख लीजिए। आपको संविधान अगर आपको मिल जाता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और या फिर जाकर के दुकान पे आप खरीद भी सकते हैं। तो संविधान आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसमें कितने साइन किए थे, 289 मेंबर्स ने इसको साइन किया था और 26 जनवरी 1950 को इसको फाइनली कहाँ लागू कर दिया गया था, पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को कहाँ लागू कर दिया गया, पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया था। और तब से क्या है, हमारा देश क्या हो गया था, हमारा देश हो गया था गणतंत्र। क्योंकि स्वतंत्र तो हमारा हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश गणतंत्र देश कहलाया था। तो ये था हमारा जो पार्ट था। उसमें एक बार इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें पार्ट है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में क्या होता है कि जो एंड में हम कंटेंट देते हैं, क्योंकि जो शुरुआत में होता है वो मेन में बेसिक्स में होता है, लेकिन जो एंड में आता है वीडियो के वो एक एडवांस लेवल का जो कंसेप्ट होता है, और एडवांस लेवल की आपकी क्या है उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योंकि अगर आपको एडवांस सीधा हम करवा नहीं सकते, क्योंकि एडवांस सीधा करवाएंगे तो जो बेसिक है, अगर बेसिक से आप नहीं समझोगे तो एडवांस को नहीं समझ पाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए,
पूरा देखने से ही आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। तो इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, लागू हुआ था जब कब, 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम पे इसमें क्या कुछ थे वो एक बार देख लेते। इसमें 3 कंसेप्ट थे हमारे। सबसे पहला हमारा पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल। तो ये 3 चीजों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल। पार्ट क्या होता है हमारा, भाग। टोटल कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ओरिजिनली, इसमें भाग थे 8, सॉरी 8 नहीं थे, 8 तो शेड्यूल थे हमारे, भाग थे 22 हमारे। शेड्यूल क्या हो गए यहाँ पे, अनुसूची। तो अनुसूची कितनी थी हमारी, 8। और आर्टिकल्स क्या हो गए हमारे, अनुच्छेद। ये थे 395। तो ये चीजें, तीनों चीजें आप याद रख लीजिए पूरा ध्यान से कि ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने पार्ट थे, 22 पार्ट थे। कितने भाग थे, कितने शेड्यूल अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी। और अनुच्छेद आर्टिकल कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, 395। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू किया गया था। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तीनों इस पॉइंट का। मैं अगले पॉइंट पर ऊपर बढ़ता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये स्टार मार्क कर लीजिए जो भी मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं। पहली बात, टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, टाइम कब लगा था, 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम लगा था। कब से कब तक, पहली मीटिंग कब हुई थी हमारी, 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट में जब इन्होंने क्या है, जब सब कुछ इन्होंने मान लिया था और सब कुछ इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, वो हुई थी 26 नवंबर 1948। तो तकरीबन क्या है यहाँ पे 3 साल का टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। और टोटल उस टाइम पे जो 64 लाख का क्या आया था, इस पे खर्च आया था। तो 64 लाख का क्या आया था, इस पे खर्च आया था। ये पॉइंट्स क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिक पॉइंट्स है, कोई नहीं बताता है कि कितने का खर्च आया था। 64 लाख का खर्च आया था इस पे। और ये है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। जो मेन एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम्स में तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि 64 लाख का कितना खर्च आया था। आपको ऑप्शन दे देंगे 64 लाख, 63 लाख, 60 लाख, 50 लाख। तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश का है। यानी इतना बड़ा, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी का नहीं है, किसी भी देश का पूरी दुनिया में। तो ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया है एकमात्र देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है, और क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है। तो ये पॉइंट है, इसमें आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफी बार पूछा गया है कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, देश का, कौन से देश का है, या फिर सबसे पूछ लेंगे सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके देश, कौन से देश का है, तो वो कौन से देश का है, इंडिया का है। और इसमें ये, इसको यहाँ लिख लीजिए। मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे जो देश है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कितने देशों से लिया गया है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को 8 देशों से लिया गया है, मेन 8 देशों से लिया गया है। उसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कौन से देश से क्या कुछ लिया गया है। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पर आएंगे, ऐसे एक बार में सारा कंसेप्ट नहीं समझ में आता। तो आज इतना ही करेंगे इस पॉइंट में। अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है प्रस्तावना। इसको मैं आपको सिंपल एक स्टोरी की भाषा माध्यम से बताता हूं। जैसे कि एक बुक होती है, आप कोई भी बुक खोलोगे उसके सेकंड या थर्ड पेज पे आपको दिखेगा एक नाम से प्रीफेस नाम से। तो बुक में प्रीफेस होता है, सेकंड थर्ड पेज पे होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें बताया जाता है कि बुक की एक समरी होती है, ब्रीफ समरी होती है एक। तो समरी में क्या होता है, बुक को एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या कुछ इसमें आप देखने को मिल सकता है। समरी होती है, एसेंस होता है इस बुक का सार, कि आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको इसमें बुक में पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? हमारे प्रीफेस में मिलती है। तो जिस तरह से एक बुक का प्रीफेस होता है, उसी तरह से जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो क्या होता है? एक सार होता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कुछ हमें दिया गया है, क्या कुछ उसमें क्या है आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ वहां पे हो सकता है, उसमें क्या कुछ किन बातों पर डील किया गया है, किन बातों के ऊपर विचार किया गया है, किन बातों से के ऊपर पॉइंट वगैरह दिए गए हैं। तो हर चीज के बारे में कहाँ दिया गया है? हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर प्रियम्बल पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है और किस चीज के ऊपर बात की गई है। तो हर तरह से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, प्रियम्बल में क्या है, प्रियम्बल क्यों है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पॉइंट अभी लिख लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको एग्जांपल के तौर पर आपको समझना है तो समझ लीजिए। जो प्रीफेस है, प्रीफेस क्या होता है? बुक का प्रीफेस होता है। आप एक बुक खोल के देख लीजिए साथ में ही, और उसमें देखिए प्रीफेस पढ़िए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि उस बुक में क्या लिखा गया है, क्या उसमें बताया गया है। तो ये ही कंसेप्ट होता है हमारा प्रियम्बल का। प्रियम्बल को कब लाया गया था? आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसकी जो थर्ड मीटिंग हुई थी, थर्ड मीटिंग कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थर्ड मीटिंग के बारे में बताइए जल्दी से, आपने पढ़ा होगा पिछला लेक्चर। तो जो थर्ड मीटिंग हुई थी उसमें क्या किया था? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव बिल कह लीजिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह लीजिए, तो उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। कब किया था पेश? ये किया था थर्ड मीटिंग में। मैं ही बता देता हूं, ये हुई थी हमारी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को जो थर्ड मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है कि हम देश से क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कि हमें देश, आगे आने वाला देश हमारा कैसे बनाना है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरह के उद्देश्य होंगे हमारे देश के लिए। तो उन सब के बारे में कहाँ डिस्कस किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने उसमें संविधान सभा में थर्ड मीटिंग में उसको पेश किया था और सबके सामने उसको रखा था। और इसको क्या है, इसको चेंज कर दिया गया था प्रियम्बल में। उसके बारे में देख लेते हैं एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था? थर्ड मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 13 दिसंबर 1946 को। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख दिया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था कंसेप्ट, कि हमारे देश में हम क्या क्या चीज़ें आगे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, कैसे हमारे देश का विकास होना चाहिए, उन सब के बारे में इसमें लिखा गया था। तो अगर इसको पेश कर दिया गया तो 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको जब एक्सपेक्ट कर दिया गया, यानी संविधान सभा में इसको जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इसको संविधान सभा में जोड़ लिया गया था। लेकिन कैसे? इसको कन्वर्ट किया गया, कन्वर्टेड टू, चेंज किया गया, इसको बदला गया प्रियम्बल में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है? एक तरह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किए गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, उसको चेंज करके ही हमें जो प्रियम्बल है वो बनाया गया है। यानी कि जो हमारे देश के उद्देश्य हैं,
कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, किस तरह किस बेस पर वो टिका होना चाहिए। तो इस तरह सभी चीज़ों के ऊपर क्या है, उन सभी को चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। उन सभी को एक सार है, उन सभी का एक क्या है, समरी है, एसेंस है, वो क्या है, हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में। अभी इसमें देख लेते हैं प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल पूरा एक बार लिख देता हूँ मैं, इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक कि कब इसको मतलब क्या है, यहाँ पे अडोप्ट किया गया था। तो अडॉप्ट किया गया था हमारा 22 जनवरी 1947 को, और इसको नाम दे दिया गया था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम इसको दे दिया गया था। तो यहाँ तक लिख लीजिए, मैं तब तक इसको रेज करके जो हमारा प्रियम्बल है वो पूरा आपके सामने लिख देता हूँ। एक एक वर्ड आपको जैसा मैं लिखूंगा वैसा आपको याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस कई बार पूछ ली जाती है, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं। तो क्योंकि इसके लिए जो क्वेश्चंस में क्या है, एग्जामिनर क्या करता है कि सीक्वेंस पूछ लेता है आपको कि सीक्वेंस बताइए, 4 वर्ड दे दिए आपने, और इसको सीक्वेंस में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है हमारी, उसमें किस सीक्वेंस में इनको लगाया गया है। तो चलिए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने ये प्रियम्बल लिख दिया है। प्रियम्बल में क्या है पूरा देख लीजिए, पूरा एक बार लिखा गया। जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड, जो रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं वर्ड, कैपिटल लिखे गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड, और इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे बाकी जैसे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं, यहाँ से जो वर्ड हाईलाइट किए हैं उससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बारे में बताता है, ये बार एक बार देख लेते हैं। तो पहली बात ये बताता है कि हमने जो किसने, कहाँ से ये प्रियम्बल है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो लिया गया है, किसकी पावर से ये लिया गया है। तो वो लिया गया है हमारा पीपल ऑफ द पावर, यानी जो हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि कहाँ से लिया गया है, मतलब किसकी पावर से, किसकी वैल्यू, किसकी वजह से हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिला है पीपल ऑफ इंडिया की वजह से, और पीपल ऑफ इंडिया की वजह से ही मिला है, और उनके लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो ये आ गया पहला वर्ड हमारा कि पीपल ऑफ इंडिया क्या करता है, वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, यानी सबने मिलकर के ये फैसला लिया है कि हम क्या करेंगे, इंडिया को किस तरह का देश बनाएंगे। तो ये बताता है, ये लाइन हमें क्या बताती है कि इंडिया किस तरह का देश है, इंडिया इनटू ए किस तरह का जो नेशन है वो बनाएंगे, देश को कैसे बनाएंगे। पहला होगा सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये देश हमारा, देश की हमारी नेचर होगी, देश का कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा, ये होगा हमारा देश का व्यवहार की भी, हमारा देश कैसा होगा, सोवरन होगा। सोवरन यानी संप्रभु देश, यानी कि जिसपे किसी भी एक्सटर्नल पावर का, किसी भी एक्सटर्नल देश का कोई भी अधिकार ना हो, कोई भी जो फैसला है वो अधिकार एक्सटर्नल के दबाव में या एक्सटर्नल की वजह से ना लिया जाए। जैसे पहले क्या होता था कि जो इंडिया है, पहले इंडिया के फैसले कौन लेता था, जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश क्राउन था वो फैसले लेता था इंडिया के इंटरनल एक्सटर्नल मामलों की। तो इस तरह से अभी क्या है, पूरी पावर, सभी पावर इंडिया के पास है, इंडिया जो चाहे कर सकता है, इसके ऊपर किसी भी बाहर की देश की पावर का क्या है, कोई असर नहीं होगा। तो ये मतलब होता है हमारा सोवरेन का। इसके बाद आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, यानी कि जो भी हमारा पैसा आएगा, जनरेट होगा, वो कहाँ से जनरेट होगा, वो समाज से ही जनरेट होगा, हमारे देश से जनरेट होगा, और हमारे देश में के वेलफेयर के लिए ही उसको यूज किया जाएगा। यानी समाज से समान रूप से उसको उठाया जाएगा, उसको पैसे को कलेक्ट किया जाएगा, और जो रिवेन्यू वगैरह होगा टैक्स के फॉर्म में होगा, किसी भी तरह से होगा, और उसको समाज में ही इक्वली, यानी बराबर तौर पर हर तबके में, हर व्यक्ति के लिए बराबर तौर पर इसको यूज किया जाएगा। तो ये हो गया सोशलिस्ट का मतलब। सेकुलर का मतलब क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो देश है सेकुलर होगा, हर धर्म को इक्वालिटी दी जाएगी, वैल्यू अलग, हर धर्म की अलग अपनी वैल्यू होगी, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये थोपा नहीं जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर धर्म अपनाना है, या उसको अपनाने के लिए या उसको मानने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों को बराबर वैल्यू दी जाएगी, बराबर उसको अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम वगैरह दी जाएगी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतंत्र। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। डेमोक्रेटिक क्या होता है, देश के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा, देश के लोगों के लिए, और देश के लोगों के बीच में से ही जो सरकार है, जो राज है वो होगा। यानी शासन कौन करेगा, देश के लोग करेंगे, देश के लोगों की मदद से करेंगे, उनकी हेल्प से ही वो चुन कराएंगे, और देश के लोगों के लिए वो काम करेंगे। अभी आ गया हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया, रिपब्लिक का हो गया मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जैसे क्या होता था, पहले होता था राजा महाराजा होते थे, उसके क्या है, राजा का बेटा राजा बनता था,
राजा का बेटा क्या बन गया, राजा बन गया। तो ये कंसेप्ट होता है, डेमोक्रेटिक में नहीं होता, ये रिपब्लिक में सॉरी नहीं होता है। ये होता है कि इसमें मोनार्ची होती है जहाँ पे, या फिर जहाँ पे क्या होता है, रूल होता है एक राजा का। तो राजा का रूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है, जो राजा कौन है यहाँ पे, जनता है। तो जनता के द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि होगा, इलेक्टेड होगा, जो क्या होगा, एक तरह से हेड होगा पूरे देश का, कंट्री का। जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड हैं। और प्रेसिडेंट हमारे क्या हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे वो है नॉमिनल हेड। तो ये दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें कोई हेरिडेटरी वो नहीं है कि भी आपका, अगर आप प्रेसिडेंट है तो आपका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा, आप अगर प्राइम मिनिस्टर तो आपका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये हेरिडेटरी वाला जो कंसेप्ट है हमारा वो खत्म कर दिया गया, और जो एक तरह से जनता की पावर यहाँ पे आ जाती है उसको रिपब्लिक कहते हैं। तो इसका मतलब होता है गणतंत्र। तो इसमें कह रहा है कि टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, तो सिटीजन्स को क्या क्या चीज की सिक्योरिटी दी गई है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो सबसे पहले दिया गया जस्टिस, कि न्याय, न्याय कैसा मिलेगा उसको, हर तरह का न्याय मिलेगा उसको, सामाजिक तौर पर, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक तौर पर, और पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर। यानी हर तरह का उसको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, हर तरह का क्या मिलेगा उसको, जस्टिस मिलेगा। चाहे वो समाज में जस्टिस हो या फिर किसी तरह से भाई पैसे के मामले में उसको जस्टिस हो, कि भी अगर मान लो सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी तो उस पर जितने भी मान लो एक उस कैटेगरी के आते हैं तो उन सबको बराबर अधिकार मिलेगा, बराबर उनको क्या है, आर्थिक जो पैकेज मिलेगा, आर्थिक ये जो सहायता है वो मिलेगी। और पॉलिटिकल का मतलब क्या है, सभी को राजनीति में आने का पूरा पूरा अधिकार होगा, और जितनी भी राजनीतिक पावर्स है, राजनीतिक जो एक तरह से अधिकार है वो सभी को मिलेंगे। तो ये हमारा जस्टिस वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें न्याय मिलेगा आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर। नेक्स्ट लिबर्टी, लिबर्टी यानी क्या हो गया, आजादी। आजादी के लिए तो हमने लड़ाई लड़ी थी, अगर वही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है आजादी लेने का। तो आजादी किस चीज की मिलेगी, थॉट की, आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको। कोई भी चीज है आपने सोचा कि भी मैं ये करूंगा, और इसको क्या है, अगर मान लो आपको किसी के खिलाफ बोलना है कि भी ये हमारा उत्पीड़न कर रहा है, तो उसके खिलाफ बोलने की, सोचने की आजादी आपको है। बिलीफ, किसी भी तरह का बिलीफ कर सकते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी चीज में आप बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं। यानी कि हर तरह की जो आज़ादी आपको दी जाएगी, आप क्या सोचना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको क्या है आपको करना है, तो हर तरह की आज़ादी आपको मिलेगी। तो यह है लिबर्टी में। इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी यानी बराबर, समानता, समानता किस चीज में मिलेगी, ऑफ स्टेटस, स्टेटस यानी आपका क्या स्टेटस है, आप कैसे अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं। आप अपना जो आपने, अगर आप कमा करके, आप ज्यादा पैसे कमा करके आप स्टेटस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप दो बंदे हैं, वो एक पोस्ट पर हैं, इकट्ठी पोस्ट पर हैं, तो उनको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी भी क्या है, सबको बराबर मिलेगी। ये नहीं है कि एक जो तबके के व्यक्ति हैं उनको क्या है अपॉर्चुनिटी दी जाए, ज्यादा उनको भेदभाव किया जाए उसमें और उनको पक्षपात किया जाए उनके साथ, तो ऐसा नहीं होगा। हर तरह की इक्वालिटी सबको मिलेगी, स्टेटस की इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हो, सभी सिटीजन, जितने भी सिटीजन है पूरे देश में, सबको इक्वालिटी मिल जाएगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम, और उन सब में क्या फैलाया जाएगा, क्या उनमें क्या उनका विस्तार किया जाएगा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होती है, भाईचारा, बंधुत्व। यानी जो अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो राज करो नीति, यानी कि आपस में जो भाईचारा है उसको तोड़ करके उसमें फूट डाल करके अपना राज है वो करते थे। तो इस चीज के आपको आजादी है कि आपके जो फ्रेटर्निटी है, यानी आपको सब तरह का जो भाईचारा है वो फैलाने के लिए आपको इसको प्रमोट किया जाएगा, भाईचारे को, बंधुत्व को, आपस में देश के लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहेंगे। एश्योरिंग द डिग्निटी, और इससे क्या होगा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी है, उसकी क्या है, उसका जो वैल्यू है उसको क्या है, उसको रखा जाएगा और उसकी क्या है, उसको एश्योरिटी दी जाएगी। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी भारत की जो देश है, देश की क्या है, यूनिटी, एकता और अखंडता को के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी, उस चीज की भी एश्योरिटी आपको दी जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट इसमें बात कही गई है किसके बारे में, कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू तो बना दिया, लिख लिया, ये लागू कब किया गया और कैसे अडॉप्ट किया गया। तो इसमें हमारा इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सबसे पहले ये कहाँ अडॉप्ट किया गया था, मैंने बताया था 26 नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन पूरे देश में अडॉप्ट नहीं किया गया था, इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को। तो डू हेयर बाय एक्सेप्ट
अडोप्ट, इनेक्ट एंड गिव इट टू आवर सेल्फ, यानी कि हमने इसको अडोप्ट किया है, इसको अडेप्ट किया है यानी बनाया है, और गिव इट टू आवर सेल्फ हमने खुद को इसको दिया है, यानी इसको हमने बनाया है, लाया, हमने इसको अडोप्ट किया है, और क्या है, हमने आपको अपने आप को दिया है, किसको दिया है, आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को खुद को दिया है। खुद को खुद से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, जो देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक को, देश को, हमारे देश को, इंडिया को ये जो संविधान है वो दिया है। तो ये कब दिया है, 1949 में नवंबर में 26 डे ऑफ नवंबर, यानी 26 जो नवंबर है 1949 को उन्होंने दिया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको क्या है, बनाया है, इसको वहाँ पे अडॉप्ट किया है। तो ये सब बातें थी हमारे प्रियम्बल के रिलेटेड। अभी कुछ जो एक अमेंडमेंट है आपको ने सुना होगा 42nd अमेंडमेंट, उसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो वो काफी को पढ़ने आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ये पूरा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, आपको हर एक पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे सारे आपको स्टार मार्क कर दिए हैं। जो आपको रेड में दिख रहा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेड में क्या क्या दिया गया, देख पहली लाइन इसमें दी गई है कि हमारा संविधान कब, किसको, किसकी पावर से आपको संविधान मिला है, संविधान किसने बनाया है, किसका, कहाँ का इसका सोर्स है। सेकंड जो हमारी लाइन बताती है वो बताती है कि इंडिया किस तरह का देश होगा, इंडिया के कैसी उसकी फीचर्स होंगे, उसके कैसी वैल्यूज होंगी, उसके कैसे विचार होंगे। तो वो होगा रिपब्लिक होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक होगा। तीसरा किस तरह की जो आज़ादी है वो दी जाएगी। तो क्या क्या पावर्स, मतलब क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, जस्टिस का राइट दिया जाएगा, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, तो ये राइट दिए जाएंगे। क्या क्या चीज, अथॉरिटी दी जाएगी, अथॉरिटी दी जाएगी, डिग्निटी की, हर एक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको उसको आज़ादी दी जाएगी, और यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की जो एकता और अखंडता है उस चीज की आपको अथॉरिटी दी जाएगी। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया, कहाँ अडॉप्ट किया। तो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको अडॉप्ट किया था, और ये हमने खुद को हमने क्या किया था, अडॉप्ट करके इनेक्ट उसको लागू कर दिया था, और पूरे देश में इसको हमने खुद को ये सौंप दिया था। तो ये था हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पॉज करके वीडियो को। मैं तब तक क्या कर सकता हूँ, अगला टॉपिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज जो हम प्रीएम्बल इसको खत्म कर देंगे। एक लास्ट पॉइंट बच गया, उसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 3 वर्ड्स देख लेते हैं। जो हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976, तो जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, सॉरी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976। इसमें क्या कहते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन आधे से ज्यादा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया था, बदलाव उसमें कर दिए गए थे, अडॉप्ट उसमें क्या है, अमेंडमेंट वगैरह कर दी गई थी। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, इससे क्वेश्चन एक बार आता ही आता है, किसी न किसी कंसेप्ट के ऊपर आता है। तो इसमें इसका कंसेप्ट प्रीएम्बल से कैसे जुड़ा हुआ है इसमें देख लेते हैं एक बार। जो हमारे वर्ड हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रीएम्बल में। कब ऐड किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो इसमें सेक्युलर का मतलब मैंने बताया क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। तो ये धर्मनिरपेक्ष होता है। तो धर्मनिरपेक्ष। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, अखंडता। तो ये 3 वर्ड्स हमारे ऐड किए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, सभी धर्मों को आजादी मिलेगी और किसी एक धर्म को आपको मानने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको, जैसे क्या होता था अकबर के काल में उन्होंने क्या कर दिया था कि वो मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम थे उनके ऊपर कर लगा दिया था कि आप जो गैर मुस्लिम है उनको एक तरह का कर देना पड़ेगा। तो ये होता है एक तरह से एक धर्म को प्रमोट करने के लिए दूसरे धर्म के ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाना, क्या है, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना। ये होता है, धर्मनिरपेक्ष में नहीं आता है। ये किसी एक धर्म को क्या है, मतलब इसमें धर्मनिरपेक्ष में क्या हो गया, किसी एक धर्म के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और हर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे धर्मों को नहीं दबाया जाएगा, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप हमारे इस धर्म में आ जाइए। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है,
पाकिस्तान अपने आप को क्या मानता है, एक मुस्लिम देश मानता है, गैर मुस्लिम उनके नागरिक हैं, उनके ऊपर वो किसी तरह का कर वगैरह भी लगा सकता है, तो क्योंकि उसने खुद को अपना मुस्लिम देश ने घोषित कर रखा है। लेकिन भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हर धर्म को इक्वलिटी मिलती है, हर धर्म को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और किसी तरह का उनके साथ भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाता है। समाजवादी का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो भी हमारा जो वेल्थ होगी, जो हमारा धन होगा, वेल्थ होगी, वो जनरेट होगा, यानी कहाँ से उपजेगा, कहाँ से मतलब निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा हमारी सोसाइटी से, और वो सोसाइटी में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हर तबके को, हर धर्म को, हर क्या है इंसान को, हर इंडिविजुअल को उसके इक्वल जो राइट्स हैं, इक्वल उसको बारे में मिलेंगे, इक्वल वेल्थ उसको मिलेगी। तो ये होगा समाजवादी का मतलब, हर समाज में हर जो व्यक्ति है उसको इक्वल समझा जाएगा। इंटीग्रिटी क्या होगा, भारत की अखंडता, यानी बाहर से कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, अगर हमला करता है या फिर भारत से कोई भी एक्सटर्नल पावर है या इंटरनल पावर भी कोई भारत की जो एकता है और अखंडता है, एक भारत की वैल्यूज है, उनको तोड़ने की कोशिश करती है या उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, तो भारत उसका जवाब दे सकता है, अखंडता, अपनी देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए। तो ये हो गया हमारा अखंडता का मतलब। तो इसमें क्या है, तीनों वर्ड से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको स्टार मार्क कर लीजिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। और एक बार ध्यान लीजिए, जो मैंने अभी प्रियम्बल बताया है, उसका एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। आप एक बार पढ़िए वीडियो को, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जहां से आपको पढ़ना है, जितनी बार पढ़ना है वो पढ़िए। आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़िए, या एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन आपको प्रियम्बल टिप्स पे याद होना चाहिए। एक एक वर्ड, उसकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए आपको, कि किस सीक्वेंस में सेकुलर है, किस सेकुलर के बाद सोशलिस्ट है, या सोशलिस्ट के बाद सेकुलर है। ये चीज आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तभी आपका जो प्रियम्बल है वो पढ़ने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का। इसको पूरा याद कीजिए, एक एक वर्ड इसका याद कीजिए। एक लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर है वो खत्म करते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कब ऐड किया गया था, वो हमारा ऐड किया गया था 22 जनवरी 1947 को ये ऐड किया गया था। तो इसमें एक और पॉइंट है हमारा, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, तो अमेरिका क्या था, पहला देश था जिसने जो हमारे अपने देश में अपने जो संविधान है उसमें प्रियम्बल जोड़ा था, प्रस्तावना जोड़ी थी। तो ये पॉइंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें ये देख लीजिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ एक लास्ट पॉइंट था, मैंने बता दिया आपको। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, मंडे को मिलते हैं। उससे पहले हम संडे को देखेंगे एक बार क्वेश्चंस, आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस देखने के बाद हम एक बार देख लेंगे कि क्या कुछ हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा। मंडे को हमारी क्लास होगी स्टैटिक जीके की, हम पंजाब के जो स्टेट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जितना भी स्टैटिक डाटा है वो सारा हम पढ़ेंगे। और अभी आज मैं थोड़ी देर के बाद आपको जो हमारा इसका फॉर्म की एप्लीकेशन वगैरह भी निकल गई है, मैं या अक्षय सर आपको क्या है उसके बारे में डिटेल्स दे देंगे, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या उसकी अवेलेबल, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, और क्या उसका सिलेबस है, कब लास्ट डेट है, कब स्टार्टिंग डेट है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको दिया जाएगी, डिटेल्स दी जाएगी। तो इसके बारे में जल्दी से आपका जो हमारा लेक्चर है इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, कोई पॉइंट आपका छूट गया है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।